न्यूज टाइम रिपोर्टर। मैं न्यूज टाइम रिपोर्टर से आशीष शर्मा। आज हमारे सदर के विधायक श्री सत्यपाल के साथ रूबरू हैं और जो करंट सिनारियो देश का चल रहा है या प्रदेश का चल रहा है और विभिन्न मुद्दों पर आज जिसे हम डिस्कस करेंगे और उनका व्यू पॉइंट लेंगे कि इस बारे में वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना मैनेजमेंट के ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है? गवर्नमेंट क्या इस महामारी के अंदर मैनेजमेंट कर पाई है या नहीं? ये आपसे मेरा हमारा पहला प्रश्न है। नमस्कार। कोरोना के ऊपर मैं बहुत सीधी बात रखना चाहूँगा कि चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे ये प्रदेश की सरकार है, कोरोना के बीच में भी इन सरकारों ने जिस तरीके से अपना फायदा ढूंढने की बात की, मैं उसके ऊपर सीधे तौर पे इनके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने कोरोना काल में भी जिस तरीके से काम किया है, चाहे वो केंद्र की सरकार रही है, कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से मजदूरों के ऊपर जो एक्ट था उसको लेकर आए वो, और मजदूरों को जो 8 घंटे काम करना होता था उसको एक्ट को उसमें उन्होंने 12 घंटे का काम किया, और इसके साथ साथ मजदूरों का शोषण जिस तरीके से किया और जिस तरीके से इन लोगों ने औद्योगिक घरानों को फायदा देने की बात की, इसके साथ साथ जो कोरोना काल में घोटाले प्रदेश सरकार ने किए, ये बहुत ही निंदनीय रहा है। कोरोना में भी इन्होंने अपने फायदा ढूंढने की बात की। पैकेज के बारे में पूछना चाहूँगा। एक पैकेज की बड़ी चर्चा चलती है। 40,000 करोड़ का जो पैकेज पहले लाए थे व्यापारी, उनको बहुत उम्मीद थी उससे, और 26,000 करोड़ का पैकेज ये अब लाए हैं। ये एक्चुअल में क्या व्यापारियों को इनसे कोई बेनिफिट हुए हैं? क्या इसका कोई लाभ व्यापारियों को मिला है प्रदेश के? अगर कोरोना में जो पैकेज केंद्र सरकार ने जिस तरीके से अनाउंस किए थे, वो उसको तो मैं एक तरीके से ये मानता हूं कि ये पैकेज गधे के सींग की तरह रहा, जो दिखाई नहीं किसी को दिया। इन्होंने जो व्यापारियों को पैकेज में फायदा देने की कोशिश की कि 2% उनको फायदा देने, 10% के करीब उन्होंने फायदा देने की बात की, लेकिन वो भी कर्जे के रूप में। व्यापारी तो पहले कर्जे में डूबे हुए थे, उसके बाद और कर्जा उनके ऊपर चलता गया। निजी तौर पे किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार ने कोई फायदा नहीं दिया। जैसे कर्जे में व्यापारियों को डुबोया गया, दुकानदारों को कर्जे में डुबोया गया, लोगों को कर्जे में डुबोया गया, और जाति तौर पे किसी भी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं दिया गया। सर अभी हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है यहाँ पर। सीवरेज व्यवस्था जो हमारी यहाँ की बरसात में पानी भर जाता है हर साल, नया जो इन्होंने मिनी साइकिल बनाना शुरू किया है, लेकिन हमारा आकलन ये है हमारे इंडिया रिपोर्टर न्यूज़ का कि वो जो आकलन इस तरह से है कि वहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है उसके लिए कुछ खास किया नहीं गया। बरसातों में कुछ शायद से सेम सिचुएशन दोबारा पैदा हो जाएगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ऊना की सीवरेज प्रणाली के ऊपर तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जब राजा वीरभद्र की सरकार थी तो हमने भी इसका एक मुद्दा उठाया था, और इसका हमने बाकायदा चंडीगढ़ से एक टीम आई, गठित हुई, और उन्होंने पूरा सर्वे किया कि पानी की निकासी के ऊपर एक प्लान तैयार किया गया। और उसके बाद राजा वीरभद्र जी ने इसके ऊपर जो हमारे आईपीएस डिपार्टमेंट को ये काम सौंपा गया, और फ्लड से जो पैसा स्वान चैनलाइजेशन के अंदर आया था, वहाँ से इस पैसे को मैनेज करने की बात बोली गई, लेकिन उस दौरान हमारी सरकार बदल गई। अब फिर दोबारा सुनने में आया है कि कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इस निकासी में 22 करोड़ रुपया जो है वो पानी की निकासी के लिए इसमें मंजूर जरूर हुआ है, लेकिन सिर्फ वो भी कागजों की अभी बातें हैं। कब ये काम शुरू होता है, कैसे होता है, रही सेक्रेटरीट की बात, तो
सेक्रेटरीट का काम अपनी उस पर चल रहा है, लेकिन ऊना की सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी के निकासी की है। जब तक ऊना में पानी की निकासी सही तरीके से नहीं होती, वो सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा। इस कोरोना काल में सर पुलिस प्रशासन और व्यवस्था ने जो रोल निभाया है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? हिमाचल प्रदेश की बात करना चाहूँगा मैं। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने जिस तरीके से कार्य किया है, मैं उसमें ये बोलना चाहूँगा कि सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से एक आम जो कार्यकर्ता है, जो आम एक नागरिक है, उस नागरिक को 5,000 का जुर्माना तक एक मास्क के लिए कर दिया गया। लेकिन सरकार ने इस कोरोना काल में जिस तरीके से फायदा लेने की कोशिश की, चाहे वो खनन की बात हो, ट्रक खुलेआम घूमते रहे, बड़े बड़े ट्राले जो है वो भरकर पंजाब जाते रहे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन अगर एक व्यक्ति साइकिल पे चला हुआ व्यक्ति अगर उसने मास्क नहीं लगाया है तो उसका चालान जो है वो हो जाता था। लेकिन रात दिन जिस तरीके से खनन हुआ, खनन होकर पंजाब तक बड़े बड़े ट्राले घोड़े जाते रहे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो चालान जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान नहीं होना चाहिए, उनका चालान होना चाहिए। लेकिन आप गरीब को तो तंग किए जा रहे हैं, लेकिन 2 नंबर के जो लोग काम करते हैं उनको आप कोई नहीं रोक रहे हैं। एक तरफ जो नेतागण है वो अपने साथ 50-50 लेकर लोग घूम रहे हैं, दूसरी तरफ आपने 144 का जो दफा लगाई हुई है, उसकी आड़ में अगर कोई अच्छा कार्य करना चाहता है, अगर कोई सैनिटाइज करना चाह रहा है, अगर कोई किसी की मदद करने के लिए बाहर निकला हुआ है, आप उनको रोक रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो खनन माफिया है, जो नेतागण है, उनको आप उस कार्य के लिए नहीं रोक रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि पुलिस का दोहरा रवैया था और पुलिस जो है सरकार के हिसाब से अपने काम या अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सर, किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? किसानों को इस कोविड काल में जिस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े, उसके बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा। ये सरकार, केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से, मैंने तो पहले ही आपसे एक बात बोली है कि कोरोना काल को किस तरीके से सरकारों ने अपने फायदे के लिए यूज किया, ये सबसे बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान की ये दुर्भाग्य रहा है कि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि किसानों के साथ धक्काशाही जिस तरीके से की गई, मजदूरों के साथ जिस तरीके से धक्काशाही की गई। मजदूरों का एक्ट जो है वो कोरोना काल में ही क्यों, उनके खिलाफ जो एक्ट है, उनके मजदूरों के जो उसको खत्म करने की कोशिश की गई, किसानों के खिलाफ जो ये एक्ट लेकर आए, वो भी कोरोना काल के दौरान क्यों लेकर आए? क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके खिलाफ कोई विद्रोह कर सके, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो। इस कोरोना काल का फायदा लेने के लिए ही सरकार ने ऐसे कार्य किए। और दूसरी बात यह है कि किसानों के साथ जिस तरीके से धक्का किया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री महोदय अपने बात पे अड़े हुए हैं, उनको अपने अहम पे अड़े हुए हैं, ये बहुत सरासर गलत है। और किसानों के साथ धक्का नहीं है, ये हिंदुस्तान के साथ धक्का कर रहे हैं, क्योंकि किसान है तो हिंदुस्तान है, किसानों के साथ ही हिंदुस्तान का सबसे जो बड़ा तबका जो है किसानों का है। किसानों की जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है वो किसानों के ऊपर टिकी हुई है। के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। स्कूल बंद है और सरकार का उसके ऊपर स्टैंड एक दिन होता है कि एग्ज़ाम्स करवा लिए जाएँ, दूसरे दिन होता है कि नहीं हो, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी वर्ग को इस स्थिति, कोरोना स्थिति में किस तरह से स्कूल्स का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर के बारे में सरकार बार बार अपना व्यू पॉइंट जो है वो चेंज कर रही है, उसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या व्यू पॉइंट है उसके लिए? मैं ये बोलना चाहूँगा सरकार से कि जिस तरीके से इस कोरोना काल में आम लोग जो थे वो परेशान हुए, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी के साथ साथ
लोगों को खाने के बांधे पड़ गए और जो उनके बच्चे थे जो स्कूलों में पढ़ रहे थे उनकी पूरी फीसें चार्ज हो रही है। सरकार कोई बेनिफिट्स दे नहीं रही है लोगों को, लेकिन दुकानें बंद हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। सरकार अपने फायदे के लिए अपनी तरफ से लोगों की मदद ना करके स्कूलों की फीसें जो है वो पूरी की पूरी बच्चों की फीसें देनी पड़ रही है, जबकि स्कूल लग नहीं रहे हैं। और इसके साथ साथ कभी एग्जाम की बात करते हैं, कभी एग्जाम होंगे, कभी कहते हैं नहीं होंगे। इसके साथ साथ और भी जो सरकार का स्टैंड और बातों पे भी रहा है वो ढुलमुल रवैया रहा है। सरकार को एक साफ सुथरा स्टैंड लेना चाहिए। अगर दुकानें बंद हो सकती हैं, लोगों को पैसा नहीं आ रहा है, अगर लोग बेरोजगार हो गए हैं तो वो कैसे अपने बच्चों की फीस दे पाएंगे? तो सरकार को वो फीस या तो उन जो स्कूल के लाले लोग हैं या तो उनको वो फीस सरकार पे करे, या फिर वो सरकार फीस वो बिल्कुल माफ होनी चाहिए थी। और दो तरफा आप बात नहीं कर सकते हैं कि आप लोगों को घर बता रहे हैं, नौकरी दे नहीं रहे हैं, दुकानें आप खोल नहीं सकते हैं और दूसरी तरफ आपको फीस देनी पड़ेगी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा का व्यापारीकरण जिस तरीके से हुआ है और ये धक्काशाही जिस तरीके से सरकारों ने की है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मेरा खास करके इस मामले में बहुत बड़ा विरोध सरकार के साथ। व्यवस्था जो है कोरोना काल में बुरी तरह से चरमराई हुई है और ट्रांसपोर्टर लगातार ये मांग कर रहे हैं कि टैक्सीज को घटाया जाए और किसी तरह से उनकी सुनी जाए। लेकिन आपका उस बारे में क्या जानना चाहूँगा, क्या व्यू पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टर्स को किस तरह की फैसिलिटी चाहिए और किस तरह ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कामयाब की जा सकती है हिमाचल में कोरोना काल खत्म होने के बाद? मैं सरकार से ये बोलना चाहूँगा कि आपको हर वर्ग को देखकर काम करना चाहिए। एक तरफ आप टैक्सेस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टर जो है वो टैक्स आपको दे रहे हैं, उन्होंने गाड़ियां जो है लोन पे ली हुई हैं, बैंकों का ब्याज उन लोगों ने देना है, वो लोग जो है वो सड़कों पे आ नहीं सकते हैं गाड़ियां लेकर, वो अपना काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैंकों का ब्याज जो है वो देना है। टैक्स सरकार टैक्स माफ नहीं कर रही है, टैक्स भी सरकार ने लेने हैं। सरकार जो है अपने खर्चे, अपने हर कार्य जो है वो लोगों को फायदा देने के बजाय लोगों का खून चूसने का काम कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सरकार की तरफ से अगर देखा जाए कि सरकार ने लोगों को पर्सनल बेनिफिट क्या दिया है, आप रोक तो रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन पर्सनली तौर पे उन लोगों के लिए क्या किया है जो लोग घर बैठे हैं? वो खाना कहां से खाएंगे? कोरोना से तो मरेंगे, कई लोग तो भूख से मर जाएंगे, कई लोग आने वाले दिनों में आत्महत्या कर लेंगे कि कहां से उन्होंने ब्याज देना है। कई लोग आज देखिए आप आत्महत्या के केस बहुत बढ़ गए हैं कोरोना के साथ साथ, और बहुत बड़ी वारदातें हो रही हैं। आप देखिए कि क्राइम कितना बढ़ गया है। कारण क्या है? जहां भुखमरी आएगी वहां क्राइम भी बढ़ेगा। आपको लोगों के लिए एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, लोगों की कैसे हेल्प होगी। सभी वर्ग की बात करूंगा मैं कि सभी वर्ग के लोगों की आपको हेल्प करनी पड़ेगी। जो लोग इसमें इफेक्ट हुए हैं उनकी अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो वो बिजनेस नहीं चला पाएंगे। अगर बिजनेस नहीं चला पाएंगे और वो अपना बैंकों में ब्याज नहीं दे पाएंगे, आप टैक्स माफ नहीं करेंगे, तो वो कहां से सर्वाइव कर पाएंगे? अगर लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो आखिरकार उनके पास दो ही ऑप्शन रहती हैं, या लूटपाट या फिर आत्महत्या। सो ये केस दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। सर, महंगाई जो कि एक ज्वलंत मुद्दा है इस वक्त देश और प्रदेश के अंदर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं, तेल जो कि 200 रुपया हो गया है और देसी घी जो कि 700 में बिक रहा है, आम जनता कहाँ से खाए? इसके बारे में मैं आपसे पूछूँ।
महंगाई एक वक्त होता था जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तो भाजपा के जो विपक्ष में बैठे हुए भाजपा के नेतागण बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार की बातें करते थे। कहाँ गए वो लाला राम लाल जी जो कहते थे कि 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा आपको जब भाजपा की सरकार आएगी? कहाँ गए वो बीजेपी के नेतागण जो 10 रुपये या 5 रुपये गैस का सिलेंडर बढ़ता था तो सिलेंडर उठा के बाहर सड़कों पे आ जाते थे? आज आप सिलेंडर देखो, वो 900 800 900 रुपये का सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल का रेट देखिए 100 पार कर गया है। आप पेट्रोल और डीजल की बात छोड़िए, अब तो आप सरसों के तेल की बात करिए, वो 200 के पार पहुंच चुका है। इसके साथ साथ महंगाई के मामले में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि महंगाई सिर्फ एक, पहले होता था कि किसी एक चीज जो है वो महंगी हो गई, कि प्याज महंगा हो गया। आज आप किसी एक वस्तु की बात कर लीजिए, महंगाई चरम सीमा पर है। और महंगाई के कारण ऊपर से कोरोना है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, दुकानदारी बंद पड़ी है, लोग क्या खाएं? हालात ऐसे हो गए हैं, बद से बदतर हो गए हैं हालात। इस मोदी सरकार से जो बहुत बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी जनता ने, आज उसी मोदी सरकार ने इस हिंदुस्तान का जो अर्थव्यवस्था है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई चरम सीमा पर है, लोग कोरोना से तो मर रहे हैं, लोग भूखे मरने की नौबत आ गई है। और आज मैं भाजपा की मोदी सरकार से या जयराम सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आप कब तक आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर पाएंगे? आपको एक ऐसा प्लान लेकर आना पड़ेगा कि अगर आप लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे तो वो वक्त दूर नहीं है कि लोगों के बीच जब हम लोग वोट मांगने जाएंगे तो लोग हमें गालियां निकालेंगे। नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं रहा है लोगों को। अगर ऐसी बात रही तो लोग जो है वोट मांगने जाएंगे तो लोग दौड़ा के पीटेंगे नेताओं को। सो मैं अभी भी बोलता हूं, संभलिए और जनता की तरफ देखिए, जनता को जो परेशानियां हैं उनको हल करने की कोशिश करिए। सर, कोरोना काल में आपका विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या योगदान रहा और आपकी क्या प्रायोरिटीज है इसके लिए आने वाले समय? इस कोरोना काल के दौरान हर व्यक्ति ने अपनी अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश की। हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, चाहे वो NSA के कार्यकर्ता रहे, उन्होंने जाकर सैनिटाइज किया। बीच में DC और SDM साहब द्वारा इसको रोका भी गया कि आप लोग सैनिटाइज नहीं कर सकते हैं, धारा 144 लगी है। लेकिन ये सिर्फ इसमें भी राजनीति की जो एक बू आई, क्योंकि ये सिर्फ रोका गया तो सिर्फ कांग्रेसी जो यूथ कार्यकर्ता थे या NSA के कार्यकर्ता थे उनको रोका गया, चलो, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। हमने अपनी तरफ से मदद करने की भरपूर कोशिश की। जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति थे उनको जहाँ मुझे फ़ोन स्पेशली आए कि यहाँ पे राशन पहुँचाने की बात हो, वहाँ हमने राशन पहुँचाया। लेकिन इसके साथ साथ अभी 5 लाख का हम कुछ एक मटेरियल, क्योंकि मैंने देखा पर्सनली तौर पे कि सबसे ज़्यादा काम जो कोरोना काल के दौरान किया, मैं उन मेरी बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आशा वर्कर्स को, जिन्होंने गांव में जाकर जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव थे उनके घरों में जाकर उनको देखा और उनकी इंफॉर्मेशन जो है डॉक्टर्स के तक पहुंचाई। तो मैंने एक बात उसमें पाई है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो उसमें मैंने एक 5 लाख का जो CMO साहब को 5 लाख रुपया उनको दिया है कि आशा वर्कर्स जो हमारी बहनें हैं वो इतना काम कर रही हैं, उनको ट्रेनिंग मिली हुई है। तो हमने थर्मल स्कैनर एक हमने उसमें ऑक्सीमीटर और इसके साथ साथ जो है शीट जो मास्क, उसमें मास्क है जो शीट मास्क हो गया और उसमें ग्लव्स हो गए, ऐसी एक किट जो पूरी बनाकर मेरे विधानसभा क्षेत्र के कोई तकरीबन 200 आशा वर्कर्स हैं, तो उनको देने के लिए मैंने CMO साहब को बोला कि उनके लिए जो सामान खरीदा जाए उनको दिया जाए, ताकि जितने भी कोरोना पेशेंट हैं
वहाँ जाकर हमारी बहनें जो है वो उनका बुखार चेक कर सके, उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है वो चेक कर सके, और उनकी पूरी रिपोर्ट जो इनका एक ग्रुप बना हुआ है आशा वर्कर्स का डॉक्टर्स के साथ, वो उनको डॉक्टर्स के पास सेंड कर सके, ताकि पता चल सके कि कौन सा मरीज जो है वो ज़्यादा बीमार है, किसकी ऑक्सीजन लेवल कम है, ताकि उनको ही वहाँ से हॉस्पिटल जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया है उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सके, बाकी लोगों को घर पे ही उपचार किया जा सके। ऐसे जो मेरी प्लानिंग इसमें रही है, और आने वाले एक आध दिन में ये सारे आशा वर्कर्स को ये सामान भी चला जाएगा। सर, एक आपका इस कोरोना काल में, इस विकट परिस्थिति में जनता के लिए क्या संदेश है? मैं इस विकट परिस्थिति में जनता के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा कि हिम्मत ना हारिए, 2 गज की जो दूरी है वो जरूरी है, और अपने आप को सिक्योर रखिए। अब जो आपकी असली इन्वेस्टमेंट है यही है कि आपने आने वाले 1 साल तक आप अपने आप को कैसे बचा के रखना है, जब तक आप पूरे आपका उपचार नहीं हो जाता। 1 साल तक आप अपने आप को बचा कर रखिए, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और इसके साथ साथ मैं सरकारों को भी संदेश देना चाहूँगा कि यही जनता है जो सरकारें बनाती हैं, यही जनता है जो सरकारें गिराती हैं। आप सब इन जनता का ध्यान रखिए। अगर ये जनता रहेगी तो सरकारें रहेगी, अगर जनता नहीं रहेगी तो सरकारें भी नहीं रहेगी। आप सब हमारा सबका दायित्व ये बनता है कि हम सब मिलकर इस जनता के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां बनती है उसको ईमानदारी से करें। और जनता के लिए भी मेरा एक ही संदेश है कि अपने आप को बचा कर रखिए, मास्क लगा कर रखिए, 2 गज की दूरी जो है वो भी जरूरी है। और अगर हम इस कोरोना से विजय पाना चाहते हैं, इस कोरोना को हराएंगे, तभी ये हमारा जो हिंदुस्तान है ये बढ़ेगा, हमारा हिमाचल प्रदेश बढ़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इस कोरोना को हराएंगे और विजय पाएंगे। न्यूज़ टाइम रिपोर्टर।